दिस इज रोहित मिश्रा और स्वागत है आपका ओशियाना एक्वाकल्चर के एक और बेहद ही दिलचस्प और टेक्निकल वीडियो में। देखिए, किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए बिजनेसमैन अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। तो फिश फार्मिंग में भी हम लोग कई गलतियां ऐसी करते हैं जाने अनजाने, जो कि या तो हमें लॉस की तरफ ले जाती है या तो हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको कम कर देती है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग होता है कि आप इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी बिजनेस में आपको या तो लॉस हो रहा है या तो आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज, जो कि है फिश फार्मर्स द्वारा की जाने वाली जो गलतियां होती हैं, जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती है आपके कल्चर पे। तो वो सीरीज लेके आया हूं मैं। तो इस सीरीज में 4 से 5 वीडियो आएंगे गलतियों पर, क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं अपने फिश फार्मिंग के बिजनेस में। हमने यहाँ पे ओशियाना एक्वाकल्चर में भी इनिशियली काफी गलतियां हमने करी है, उसको भी हम शेयर करेंगे आपसे वीडियोज में। तो अगर जो आप अपने फिश फार्मिंग बिजनेस की ग्रोथ को स्किप नहीं करना चाहते तो वीडियोस को भी बिल्कुल स्किप ना करें। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और जितने भी वीडियोस आएंगे सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप, क्योंकि मैं शुरुआत से बना रहा हूं, जब आप मछली डालते हैं और जब आप मछली निकालते हैं उनके बीच की जो गलतियां हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हर वीडियोज में आएगा। तो आप किसी को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो गलतियों का सिलसिला हम शुरुआत से शुरू करेंगे। शुरुआत से मेरा मतलब है कि जब आप मछली डालते हैं तालाब में, तो मछली का जो चुनाव करते हैं, कौन सी मछली हमको तालाब में डालनी है और उसका कल्चर करना है, वहां पे जो गलतियां करते हैं वहां से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहली गलती जो होती है मछली का चुनाव करने में, वो होती है अपने पॉन्ड का एरिया बिना जाने हम मछली का चुनाव कर लेते हैं। जैसे कि अगर जैसे किसी का तालाब है 10,000 स्क्वायर फीट का या तो फिर आधा एकड़ का, तो लोग क्या सोचते हैं कि हम उसमें आईएमसी कर लेंगे। आईएमसी मतलब होता है रोहू, कतला, मृगल। लेकिन जो आईएमसी फिश है उसके लिए उसको चाहिए बड़ी जगह, मतलब उसको ग्रोथ के लिए बड़ी जगह चाहिए। उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बहुत हाई होती है, तो छोटी जगह में उसको फुलफिल नहीं कर पाते। तो अब थोड़ी बहुत मछली डालने के लिए तो हम बिजनेस कर नहीं रहे हैं, मैं कमर्शियल पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो कमर्शियल पार्ट में हम छोटी जगह में आईएमसी कल्चर नहीं कर सकते, इसलिए पॉन्ड एरिया बहुत ही जरूरी हो जाता है आपका स्पीशीज सिलेक्शन में, यानी कि मछली का चुनाव करने में। अब आप छोटी जगह में कौन सी मछली डालेंगे, जैसे कि आपकी हो गई पंगेशियस, रूपचंदा, तिलापिया और कोई हो गई, वियतनामी कोई हो गई। तो ये मछलियां जो हैं ये अधिक घनत्व में, मतलब छोटी सी जगह में ज्यादा इनको रखेंगे तब भी ये अच्छे से ग्रोथ करती है। तो इसलिए हमें चुनाव करने से पहले सबसे अपने पॉन्ड का एरिया देखना पड़ेगा। तो कौन सी मछली उसमें सूटेबल है हमें वो देखना पड़ेगा। छोटी जगह में हम ऐसी ही मछली करेंगे जिसका घनत्व में पालन किया जा सकता है, और बड़ी जगह में हम ऐसी मछली करेंगे जैसे कि रोहू, कतला, मृगल हो गए। इनको बड़ी जगह बहुत ही अच्छे से ग्रोथ देती है बड़ी जगहों में। तो पॉन्ड एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपकी मछली का चुनाव करने के लिए। अब हम इसी में दूसरी चीज पे आ जाए, तो दूसरी चीज होती है मार्केट। अब मार्केट लोग देखते नहीं है आसपास का, कि आसपास का मार्केट कैसा है, वो बिना देखे ही मछली का चुनाव कर लेंगे और उसको पाल लेंगे। क्या होता है, सबसे बड़ा जो आजकल चल रहा है कि ऐसी मछलियां जो कि बहुत ज्यादा महंगी बिकती है, जैसे कि आपकी सिंगी हो गई, पापदा हो गई, कोई इवन कोई भी हो गई। तो ये मछलियां बिकती है 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए किलो। लोग इस महंगे रेट को देख के मछलियों को पाल लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसका मार्केट आसपास है भी कि नहीं। जैसे हम ओशियाना पे हमने जो गलती करी थी, मैं उसको आपको साझा करता हूँ। हमने भी ये गलती करी है। तो हमने क्या किया था, आधा एकड़ में हम लोगों ने कोई का, वियतनामी कोई का 40 टन प्रोडक्शन ले लिया था। प्रोडक्शन वाइज तो बहुत अच्छा था वो, लेकिन उसका मार्केट, हम क्योंकि हम एमपी में है, भोपाल में है, उसका मार्केट यहाँ इतना है नहीं। डेली का 40-50 किलो की खपत है, तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम आई उसको सेल आउट करने में। हमें यहाँ से उसको हावड़ा भेजना पड़ा, सिलीगुड़ी भेजना पड़ा, हमने यहाँ से उसको आंध्रा ही भेजा। तो हमें बहुत ही हेक्टिक हो गया था सब कुछ। इवन इतना सब कुछ करने के बाद जो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, क्योंकि इतना लंबा लंबा हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ा, हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारी एनर्जी वेस्ट हुई। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिए। हमने अपनी गलती से फिर सीखा और अभी हम इस टाइम पे कर रहे हैं मोनोसेक्स तिलापिया, जो कि मार्केट यहाँ पे उसका है। तो आप अपनी गलतियों से सीखिए और कभी भी ऐसी मछलियां ना कीजिए जो कि आपके मार्केट में उसकी खपत नहीं है। और अगर जो आपको करनी भी है तो उसको कम क्वांटिटी में कीजिए, ताकि उसको आप आसानी से बेच सके और अच्छे दाम पे बेच सके। पहली गलती तो ये थी कि मछली का चुनाव हम सही से नहीं कर पाते हैं। अब वो सही कर लिया तो हम अपनी दूसरी गलती पे आते हैं, जो कि होता है फिश फार्मिंग में नर्सरी तालाब का ना होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मछली का बच्चा लाते हैं डायरेक्ट अपने ग्रो आउट में, जिसमें उनको मछली बड़ी करनी रहती है, जिससे आप मार्केटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, डायरेक्ट उसी में डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। तो नर्सरी तालाब का होना बहुत जरूरी है आपके फिश फार्म पे। तो नर्सरी तालाब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। नर्सरी तालाब एक छोटा तालाब होता है, अगर जो हम कंपेयर करें उसको ग्रो आउट तालाब से। उसमें जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशंस रहती हैं। उसमें हम वाटर एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसमें हम एरेशन सेटअप अच्छा करते हैं और उसमें हम बायो सिक्योरिटी करते हैं। तो
सबसे पहले आपको बच्चे को लाके नर्सरी तालाब में रखना है। अब नर्सरी तालाब के क्या फायदे हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे बड़ा फायदा जो होता है नर्सरी तालाब का, आप कहीं से ही बच्चे लेके आए हैं मछली के, तो आपने उसको गिना नहीं है एक एक बच्चे को, आपने उसको सिर्फ तौल के लेके आए हैं। तो उस तौल में पानी का वजन रहता है और सामने वाले की चालाकी भी रहती है कि वो कितना बच्चा आपको दे रहा है, आपको नहीं पता आपने कितना बच्चा लेके आए हैं। तो आप नर्सरी तालाब में उसको अगर जो रखेंगे और उसको 1 महीने बाद आपके ग्रोअर तालाब में शिफ्ट करेंगे, तो अब आप अपने फार्म पे शांति से उसको तौल के शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपको एक एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा कि आपने कितना बच्चा नर्सरी से अपने ग्रो आउट में डाला है। तो उससे क्या फायदा होगा, अगर जो आप 10,000 बच्चा लेके आए हैं मान लीजिए और 10,000 आपने सीधे बड़े तालाब में डाल दिया, तो आपको तो लग रहा है वो 10,000 बच्चा है, आप दाना भी उसको 10,000 के हिसाब से खिला रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब हार्वेस्टिंग होगी आपको पता चल रहा है कि वो 6,000 7,000 ही बच्चा था। तो सबसे पहला तो आपकी जो एक तालाब की कैपेसिटी होती है 10 टन करने की, अगर उसकी कैपेसिटी है तो वो पूरी नहीं कर पाएगा, 6 टन ही माल आपको दे पाएगा, आपका टाइम वेस्ट हुआ। उसके बाद आपने जो 4,000 3,000 मछली का दाना एक्स्ट्रा तालाब में फेंका, उससे वो भी वेस्ट हुआ आपका, तो आपका पैसा भी वेस्ट हुआ। तो नर्सरी तालाब की बहुत बड़ी अहमियत होती है आपके फिश फार्मिंग। तो आपके फार्म पे नर्सरी तालाब होने से जो आपको दूसरा फायदा होने वाला है उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। तो उसके लिए हमें बोर्ड लगेगा, आप आ जाइए बोर्ड पे। तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट बना रखा है। तो अभी हम कोई सी भी फिश ले लेते हैं, जैसे पंगेशियस हो गया, हम पंगेशियस ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमन वही चलती है अभी। तो हम लोगों को क्या करना है, सितंबर में हमें 2 क्रॉप के बराबर मछली को स्टॉक करना है। अगर जो आप एक क्रॉप में 10,000 आपका कैपेसिटी तालाब का, तो आप 20,000 मछली को स्टॉक कीजिए सितंबर में। हम उसको फीड खिलाएंगे तो वो मिड नवंबर तक, मतलब 2.5 महीने फीड अच्छे से खाएगा, क्योंकि उस टाइम पे ठंड नहीं आई हुई रहती है। तो जैसे ही ठंड आएगी तो फीड उसका कम हो जाएगा, क्योंकि ठंड में मछली ढंग से दाना खाती नहीं है और ग्रोथ भी इतनी उसमें होती नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उस क्रॉप में से जो पहली क्रॉप है, मतलब जो हमारे तालाब में 10,000 बच्चा जाएगा पहला, उसको हम मार्च में ट्रांसफर करेंगे अपने तालाब में। और जितना बचा हुआ बच्चा है, आधा बच्चा बचा रह जाएगा 10,000, उसको हम नर्सरी में ही रहने देंगे। तो जो पहली क्रॉप है वो मार्च में हम ट्रांसफर करेंगे और वो उसकी हार्वेस्टिंग आपकी जुलाई 1st वीक तक हो गई, क्योंकि अब जब आप ट्रांसफर करेंगे तो बच्चा कम से कम 50 ग्राम तक का हो चुका रहेगा मछली का। तो उसकी ग्रोथ जो है जुलाई एंड या जून एंड तक हो जाएगी आपकी मार्केटेबल साइज। तो आप जुलाई 1st वीक में उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपको 1 महीने लगेगा हार्वेस्टिंग और तालाब को वापस से तैयार करने के लिए। तो आप सेकेंड जो क्रॉप अपनी नर्सरी में थी, उस टाइम तक नर्सरी में जो क्रॉप थी उसको भी हम थोड़ा बहुत दाना देंगे तो वो और बढ़ेगी, 50 ग्राम से वो 150 ग्राम 200 ग्राम तक पहुंचेगी ही। तो सेकेंड क्रॉप को हम ट्रांसफर करेंगे अगस्त में हम ट्रांसफर करेंगे, तो उसकी हार्वेस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के आसपास हो जाएगी, क्योंकि वो बड़ा, पिछली वाली क्रॉप से ही बड़ा फिश का बच्चा उसमें जाएगा। क्योंकि पिछली वाली क्रॉप में तो हमने मार्च में 50 ग्राम का ट्रांसफर किया था, लेकिन फिर मार्च से जून तक जो बचा हुआ बच्चा है उसने और खाना खाया तो वो 150 ग्राम 200 ग्राम तक और हो गया। तो उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो अगस्त से दिसंबर तक में कंप्लीट हो जाएगी। और उसी बीच आपको, जब आपने अगस्त से दूसरी क्रॉप को ट्रांसफर किया, आपको उसी टाइम पे सितंबर में वापस से 2 क्रॉप का सीड वापस से स्टॉक कर लेना। तो ये आपकी एक साइकिल मेंटेन हो जाएगी। आप सितंबर में 2 क्रॉप का सीड स्टॉक करेंगे, फर्स्ट क्रॉप को आप मार्च में ट्रांसफर कर देंगे तालाब में, फिर सेकेंड क्रॉप को आप अगस्त में ट्रांसफर करेंगे और सितंबर में फिर से एक नया स्टॉक ले आएंगे अपनी। तो इस तरीके से आप आपको जो नर्सरी तालाब है वो आपको 2 क्रॉप साल में दे सकता है। तो इन 2 पॉइंट से आप समझ ही चुके होंगे कि नर्सरी तालाब को अपने फार्म पे ना बनवाने से आपको कितने नुकसान हो सकते हैं, कितनी बड़ी गलती है अगर आप नर्सरी तालाब अपने फार्म पे नहीं बनवाते हैं। तो सबसे पहली गलती तो आपने देखा ही कि आपको कितने बच्चे तालाब में हैं आखिरी तक वो आपको श्योरिटी नहीं रहती है। अगर जो आप नर्सरी नहीं करते हैं तो वहां पे आपका एनर्जी जाता है, टाइम भी जाता है और पैसा भी जाता है। दूसरा, आप नर्सरी तालाब के होने से 2 क्रॉप साल में ले सकते हैं, जहाँ की आप एक ही ले रहे थे। तो आपका प्रोडक्शन डबल होता है, आपका प्रॉफिट डबल होता है। तो नर्सरी तालाब बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे आज के 2 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि मछलियों का चुनाव कैसे करना है, आपके फार्म के हिसाब से, आपके पॉइंट के एरिया के हिसाब से, आपके मार्केट के हिसाब से। और दूसरा पॉइंट कि नर्सरी तालाब के ना होने से क्या क्या दिक्कतें आती हैं आपके फार्म पे, आपके फिश फार्मिंग बिजनेस में। तो ये 2 गलतियां आप कभी ना करिए। तो गलतियों से सीखने का सिलसिला हम
जारी रखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही नया वीडियो आता है आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। बहुत ही दिलचस्प सीरीज होने वाली है ये, क्योंकि आप अपने फिश फार्मिंग के करियर में अगर जो एक जगह अटके हुए हैं और आपको उसमें ग्रोथ चाहिए तो आपको इन गलतियों से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फार्म पे भी हमने इन गलतियों को पहचाना और अपने आप को अपग्रेड किया। तो सीरीज में बने रहिए, क्योंकि इस सीरीज में हम 4 से 5 वीडियो लेके आएंगे टोटल। तो जब तक के लिए धन्यवाद आपका। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।